मेरी पृष्ठभूमि एक ऐसे विद्यार्थी की रही है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं जिस चीज़ की, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैंने अभी कहा, अभी पत्रकार बंधु थे तो मैंने कहा कि ये मेरा अखाड़ा है। मैं एक किताब का लेखक हूँ, उस किताब का लेखक हूँ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरे देश के सामने रखा कि सिविल की तैयारी करने वाले लड़के, उनका जीवन क्या है। वो जो छोटे छोटे कस्बों से आने वाले लड़के लड़कियां हैं, जो छोटे छोटे गांव से आने वाले लड़के लड़कियां हैं, उनका जीवन क्या है। उनका जिनका कि कंधा कई बार जिम्मेदारियों के बोझ से दायां कंधा दर्द करता है, समाज के आकांक्षाओं के बोझ से बायां कंधा दर्द करता है, परिवार के आकांक्षाओं के बोझ से कपार दर्द करता है। उसके बाद बाकी जो शरीर में जगह बचता है उस पर एनसीईआरटी रख दिया जाता है, मनोरमा ईयर बुक रख दिया जाता है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू रख दिया जाता है, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब जो डाल दिया जाता है, आप समझिए कि ये सब लेके चलता हुआ एक विद्यार्थी कैसा दिखता होगा इस मुल्क में। तो मैं उसी अखाड़े से हूं और मेरा भी अभी ये सब उतरा नहीं है, इसलिए मेरा बोलना थोड़ा भावनात्मक लगाव भी है आपसे। और मुझे लगता है कि मेरा ताज़ा ताज़ा का जो अनुभव है, अभी अभी का जो अनुभव है, जो आपको शायद आपके किसी काम आ सके। देखिए, आप एक कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं। कोचिंग संस्थान और शिक्षक, ये दोनों शब्द इस बाजार ने गंदे कर दिए हैं। इस मुल्क में जहां हम गुरु को गुरु गोविंद दोहु खड़े काहे बुलाऊं पांव, यहां की परंपरा से जानते थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि उस परंपरा में धूल और गर्द गिरती गई और हमने खुद, हमारा समाज अब इतना गुरु को, शिक्षक को, शिक्षा को सम्मान देने लायक उतना नहीं दिखता है जितना कि हम अपनी परंपरा में थे। दूसरा शब्द है कोचिंग। ये बिल्कुल ईमानदारी से कहने वाली बात है कि कोचिंग शब्द को हमने इतना गंदा करके दिखाया कि आप अगर कोचिंग की तरफ से बात करेंगे, कोचिंग पे खड़े होकर बात करेंगे, तो उसका एक ही पहलू आपको दिखाया जाए कि व्यावसायिकता होती है। लेकिन आपको सोचना होगा कि ये हिंदुस्तान गुरु और संस्थान की उस परंपरा का गवाही देता है और उसका साक्षी रहा है जहां नालंदा विश्वविद्यालय था। आप सोचिए कि नालंदा विश्वविद्यालय से यात्रा अगर हम शुरू करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, और हम मध्यकाल में आते हैं, तो वहां से जो गलतियां शुरू हुई कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था तो यूरोप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था। यहाँ बख्तियार खिलजी ने किताबों में आग लगा दी और यूरोप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था उसी सदी में, उसी मध्यकाल में। ठीक है। और हम अक्सर आप मोटिवेटर स्पीकर को बोलते सुनते होंगे, मैं अमेरिका गया था तो मैंने वहाँ ये देखा, जब मैं इंग्लैंड गया था तो मैंने वहाँ ये देखा, जब मैं रसा में गया था तो मैंने वहाँ ये देखा, और आपको वो वहाँ की कहानियाँ ला के मोटिवेट करते हैं। मैं कौन आदमी, मैं तो गमछा लगाया हूँ कपार पे, माथे पे। मैं तो अभी दुमका झारखंड से निकल के आया हूँ। मैं तो कभी अमेरिका नहीं गया, मैं तो कभी इंग्लैंड नहीं गया, मैं कभी रूस नहीं गया। मैं अपने गांव संथाल पगना से भी निकल के आया हूँ, पटना आया, और पटना से मैं दिल्ली होते हुए इंदौर आया। आपको क्या ये आत्मबल नहीं है, ये भरोसा नहीं है कि आपको अपने देश की इतनी यात्रा भी बहुत कुछ सिखा देती है? ये आत्मबल हमसे किसने छीना? उस शिक्षा व्यवस्था ने, जिसको बार बार बाजारू कह के, बाजार की शक्तियों ने प्रभावित करके आपको असल में शिक्षा के असल ध्येय से बिल्कुल अलग कर दिया। वही आपको हर चमकता हुआ चीज बाहर से लाके दिखाता है, वो शिक्षा में भी है, वो नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए भी वहीं की कहानी आपको सुनाते हैं, वो आपको मोटिवेट करने के लिए भी वहीं की कहानियां सुनाते हैं। कौटिल्य नाम है तो एक धारणा बन जाएगी कि कौटिल्य एकेडमी, पता नहीं हम लोग को अभी, हालांकि अभी सिद्धांत भैया ने कहा कि राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर हमने इसका नाम रखा, लेकिन राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है इस पर आपको व्हाट्सएप केवल बताता है, तो आप तो गलत अर्थ भी उसका ले सकते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं इनको यह समझना होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का 3 उद्देश्य है। वो मस्तिष्क को विचार देता है, हृदय को नैतिकता देता है, और हाथों को हुनर देता है। शिक्षा अपना यह नैतिक दायित्व पूरा करने में कहां तक सफल हो रही है इस देश में? हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी है, और हमारी उलझन और बाजार की शक्तियों ने हमें बता दिया कि शिक्षा तो एमपीपीसीएस की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी है। लेकिन जब कोरोना का काल आया है और आपके लिए इस मुल्क में चुनौती यह है कि नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं,
कोरोना ने आर्थिक संकट खड़ा किया है, आप पढ़ाई और शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी कोचिंग संस्थान को अपने स्थापना दिवस के दिन एक नया संकल्प लेना चाहिए, और वो ये संकल्प है कि हम शिक्षा देकर केवल पीसीएस अधिकारी नहीं बनाएंगे, केवल यूपीएससी का अधिकारी नहीं बनाएंगे, बल्कि अब जो एक नया भारत निकल के आएगा, एक जो नई दुनिया निकल के आएगी, उसमें इन संस्थानों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि वो एक नया नागरिक भी बना के भेजेंगे सरकार के पास, प्रशासक के पास। क्योंकि आप समझिए, हमारे संस्थान जो हैं, जिन पर हमको भरोसा था, वो असल में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब पहले पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है यहां आके, तो मैंने कहा कि कौटिल्य एकेडमी जैसे संस्थान जो है, वो हमारे परंपरा में जो समस्याएं थी, जो काम हमारी सरकारों को करना था, उसके लू फॉल से निकला हुआ यह समस्या का समाधान है। इसलिए आप कोचिंग को और संस्थानों को अगर आदर्श के ऊंचाई पर चढ़ के हर बार आवश्यकता के झाड़ू से झाड़ू मारने लगेंगे और लाठी मारने लगेंगे, तो असल में आप देवास हो, खंडवा हो, खरगोन हो, या मान लीजिए कि कटनी हो, सतना हो, रीवा हो, आप यहां के लड़कों को कलेक्टर और पीसीएस ऑफिसर बनने नहीं देना चाहते हैं। और यही है भारत और हिंदुस्तान और इंडिया की लड़ाई। दो परंपराएं हमेशा इस मुल्क में लड़ती रहीं। जब सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईएएस बनते हैं इस देश में 19वीं सदी में, तो वहां भी 98% अंग्रेज रहते हैं आईएएस, आईपीएस और पीसीएस, 2% वहां सिलेक्शन होता है। आज भी अगर कोचिंग संस्थान छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में नहीं होता, तो आज भी भारत के वही 2% लोग आईएएस बन पा रहे हैं, बाकी लोग तो इंडिया के हैं। आपका मुकाबला किससे है? ये जो पढ़ने वाले लड़के हैं, ये केवल इतनी, और लड़कियां इतनी चुनौतियां ना समझे किसी कोचिंग में पढ़ने की कि आपको केवल एक पीसीएस एग्जाम पास करना है। आप समझिए कि आपका यज्ञ, महायज्ञ बहुत बड़ा है। इसके संकेत, इसके संदेश बहुत व्यापक हैं, और इस व्यापक यज्ञ में कोचिंग की आहुति भी बड़ी महत्वपूर्ण बनकर आई है। ये मैं पाठ्यक्रम के हिसाब से भी कह रहा हूं, और ये मैं नैतिक धरातल के आधार पर भी कह रहा हूं कि कोचिंग की भूमिका बड़ी है। हम आदर्श के टीले पर बैठकर जितना कुछ बोल लें, लेकिन हम पूछें अपने मुल्क की सरकारों से, अपनी व्यवस्था से, कि हम अपने गांव में, अपने कस्बों में हमने भारत के विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं दी, हमने उन्हें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था दी। तो यह वक्त ऐसा है कि एक तो यह है कि कोचिंग की तरफ से एक महत्वपूर्ण संकल्प ये लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब संकट और बढ़ेगा, संभव है, संकट बढ़ने का अर्थ है कि कोरोना की विपदा ने मानसिक रूप से भी हमें हिलाया है, विद्यार्थियों को हिलाया है, और उसने आर्थिक रूप से भी बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इस विपदा ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं अभी भी गांव में रह रहा हूं, और मैं देखता हूं कि मतलब अटक से कटक देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी देखिए, तो दो ही चीज से निपट रही है। चाहे कहीं भी किसी राज्य की सरकारें हों, उनका एक कोरोना से निपटो, दूसरा शिक्षा से निपटो। सब कुछ खुल जाएगा, सिनेमा हॉल खुल जाएगा इस मुल्क में, लेकिन कब संस्थान खुलेंगे, स्कूल कब खुलेगा, कब विद्यार्थी बस्ता डाल के पढ़ने जाएगा, ये अभी तक तय नहीं है। वो प्राथमिकता में नहीं है। तो जब वो प्राथमिकता में नहीं है, तो ऐसे में जिसको हम परिवार कह रहे हैं कि कौटिल्य परिवार है, उसमें परिवार का दायित्व अपने आप बढ़ जाता है, खुद बढ़ जाता है कि अब ऐसे स्थिति में कोचिंग केवल बाजार का मसला नहीं है। मैं इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूं कि मैं खुद छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं दिल्ली में कई कोचिंग संस्थानों के पास जाता हूं और कहता हूं कि इस विद्यार्थी का फीस कम कर दीजिए, इसको फ्री में पढ़ा दीजिए। कई बार मैं लड़ाई लड़ता हूं, हो सकता है कि मैं धरना देने आ जाऊं कहीं। कई बार मैं हो सकता हूं कि मनमोहन जोशी भैया को फोन करूं, सिद्धांत भैया को फोन करूं कि भैया एक जो है कि वो क्या बोलते हैं, खंडमाल का कोई लड़का है और जो है कि खेड़ाबिंद का कोई लड़का है, बड़ा गरीब है, और आप उसको ऐसे ही कोचिंग आप कर दें, कोचिंग की व्यवस्था उसकी ऐसी ही। तो इनका दायित्व तो बनेगा ये। फिर इनको पता है कि अब हमारी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम हिंदी मीडियम और उसकी जो कुछ समस्याएं होती हैं, चूंकि मैं दिल्ली रहता हूं, आप इंदौर में हैं और 40 से ज़्यादा शाखाएं हैं आपके कोचिंग संस्थान की, आपके शिक्षक आपको सफलता दिला रहे हैं, लेकिन एक हवा आती है बड़े महानगरों से कि सिलेक्शन कम पड़ रहा है, पाठ्यक्रम की जटिलता ज़्यादा हो गई है, हिंदी माध्यम में शायद सामग्री कम है
है ना। अंग्रेजी माध्यम के भी जो शिक्षक होंगे राज्य स्तर पर, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे शहरों का अर्थ मैं शिक्षा के लिहाज से कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास दिल्ली विश्वविद्यालय तो नहीं है ना, आपके पास जेएनयू नहीं है, तो वहां पर पढ़ाई का स्तर क्या होगा। तो मैं उन विद्यार्थियों को ये, हालांकि मैं इस संस्थान का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन मैं जहां घूमता हूं इस देश में और जितना मैं सिलेबस को समझता हूं, पाठ्यक्रम को समझ रहा हूं, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि आप घबराइए नहीं। आप दिल्ली या और बड़े जगहों से आने वाली हवा से घबराइए नहीं। अपने शिक्षकों पर इस बात के लिए भरोसा करिए कि वो इस बदले हुए पाठ्यक्रम, इसकी जटिलता को समझें, उस पर शोध करें और आपको वो सारी चीजें यहीं उपलब्ध कराएं जिसके लिए आपको कहीं बड़े महानगरों की ओर ना जाना पड़े। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तो आर्थिक समस्या है और सांस्कृतिक स्खलन का भी मामला है, कई बार भटक जाते हैं लोग। मैंने तो अपनी किताब में ही यही दिखाया कि कई बार कई तरह की समस्याएं देखनी पड़ती है। आप जिस उम्र में हैं, ये तो जीवन का बिल्कुल इक्वेटर संक्रमण काल है। यहाँ तो कर्क रेखा की तरफ रंगीनियां दिखाई पड़ती हैं, मकर रेखा की तरफ संघर्ष दिखाई पड़ता है। आप इक्वेटर पर दोनों तरफ पैर झुला के सोच रहे होते हैं किधर कूदें किधर कूदें, इतने में अटेम्प्ट निकल जाता है। तो ऐसे में आपको पता चल रहा ये होगा कि आपके लिए जो जैव मंडल है वो इंदौर में, सतना में, देवास में, जबलपुर में, उज्जैन में, धार में यहीं तैयार किया जाए। तो वो जैव मंडल तैयार करने की भी जिम्मेदारी अब संस्थानों की ज्यादा बढ़ गई है। और भरोसा करें, मैं तो कल बात कर रहा था तो आपके संस्थान के रिजल्ट पर भी मैं देख रहा था, तो वो बहुत संतोषजनक है। और बहुत कम ऐसे राज्यों के अंदर कोई संस्थान है जो अपने राज्य की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों के सफलता की दर को अभी तक उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए उसकी सफलता सुनिश्चित कर रहा है। ये बात छुपी हुई नहीं है, आप इंटरनेट भी जांच कर देखें और आप पता करें कि झारखंड में कौन सा कोचिंग संस्थान है, आप पता करें कि बिहार में कौन है जो बीपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के आपके लिए दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे संस्थान में हैं, तो आप अपने मेहनत पर और धैर्य के साथ यूपीएससी जीनियस या एमपीपीसीएस, जीनियस का सिलेक्शन नहीं, जीनियस कुछ और करने के लिए पैदा होता है। हाँ, जीनियस कई बार सरकारी नौकरी में फंस जाता है, यह भी बात है, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ देना जीनियस होना है, यह भी बात नहीं है। चूंकि हम सब की व्यवस्थाएं ऐसी है, हम सबका परिवेश ऐसा, हम सबका बैकग्राउंड ऐसा है कि हमको सबसे जो सुरक्षित रास्ता है वो सरकारी नौकरी का दिखता है। इसलिए सारी क्रांति इस सुनिश्चित होने के बाद अब कुछ मेरे जैसा भटका हुआ आदमी अगर निकल गया, हुआ नहीं तो अब दूसरा कुछ बांध लिया, कपार पे फेंटा और निकल गया, अलग बात है। लेकिन आपके पास अगर अवसर है तो नर्वस मत होइए, महानगरों से आने वाली हवाओं से प्रभावित मत होइए और ये भरोसा रखिए कि सिविल सेवा में तैयारी के लिए जो 2-3 चीजें चाहिए उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभाशाली होना सबसे अंतिम बात है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है निरंतर अभ्यास, पाठ्यक्रम का अनुशासन और शिक्षकों का मार्गदर्शन। इससे आप एमपीपीसीएस टॉप कर सकते हैं। वो जो चौथा वाला रखा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको आप कुछ और बनने में इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर मैं आपको यह बता दूंगा कि परीक्षा वही व्यक्ति पास करता है जो असाधारण क्षमता होगा, जिसका खून का रंग 3-4 कलर का होता है, हाथ में काटेंगे अलग निकलेगा, इधर काटेंगे तो अलग निकलेगा, उसके हृदय से तो फव्वारा फूटता है गुलाबी कलर का, वो एक असाधारण व्यक्ति होता है। और यही सब कह के हम क्या करते हैं, असल में हम मोटिवेट करने की जगह पर हमको पता भी नहीं चलता है हम क्या करके चले गए। तो परीक्षा की तैयारी इन 3 चीजों पर है कि सामान्य बुद्धि के साथ पाठ्यक्रम का अनुशासन फॉलो कीजिए, सामान्य बुद्धि के साथ पाठ्यक्रम का अनुशासन फॉलो कर रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं और शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको हिंदुस्तान के किसी भी प्रोविंशियल सर्विस में टॉप कराने के लिए काफी है। आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि आपका क्यों नहीं हुआ, यह सवाल कई ऑनलाइन देखने वाले लड़के लड़कियों के दिमाग में आ रहा होगा। इसलिए आ रहा होगा कि मैं अनुशासित व्यक्ति नहीं हूं, मैंने आज तक पाठ्यक्रम का अनुशासन नहीं माना और मैंने अपने शिक्षकों से सीखा भी। तो जब वो अनुशासित पाठ्यक्रम के बारे में बता रहे थे तो मुझे झपकी आती थी, और जब वो बोलते थे कि शिक्षा का अर्थ होता है बनी बनाई गई सड़ी गली मान्यताओं को तोड़ने के लिए साहस करना, तो मैं जग जाता था। क्योंकि शिक्षा का अर्थ यह भी है कि अल्टरनेटिव क्या देता है। आप जब प्रशासक बन के जाएंगे तो आप तब कहलाएंगे कि एक शिक्षित प्रशासक है जब अल्टरनेटिव बताए। ये समस्या है, इसका अल्टरनेटिव ये है। समस्या ढूंढना वो एक जज्बाती जोशीले नौजवान का काम हो सकता है, एक जोशीले विचारक का काम हो सकता है, लेकिन एक सजग दार्शनिक,
एक सजग विचारधारा को लेकर पताका लहराने वाला व्यक्ति वो समाधान देता है, अल्टरनेटिव देता है। इसीलिए हिंदुस्तान में कई राजनीतिक धाराएं भी थोड़ी दूर जाती है पानी का बोहा लेके और फिर आगे जाकर सूख जाती है, क्योंकि उसको समस्या पता है, अल्टरनेटिव नहीं पता है, उसको अल्टरनेटिव नहीं पता है, उस समाधान पर बात नहीं करती है। तो कौटिल्य एकेडमी के छात्रों और छात्राओं से मेरी ये उम्मीद भी रहेगी कि आप एक अच्छे जब प्रशासक बने तो आप एक ऐसे प्रशासक बने जिस पर कौटिल्य परिवार गर्व कर सके कि ये मेरा विद्यार्थी है, इसने प्रशासनिक सेवा में प्रयोग किया। और तब जो मैं कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो असाधारण प्रतिभा होती है, ये चौथा वाला जो सामान है, जो औजार है, वो उस दिन के लिए आप बचा के रखिएगा। और एक बात जो मैंने अपने उपन्यास में कहा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी अपने उपन्यास का, क्योंकि ये भी दुकानदारी और चालबाजी है मोटिवेटर लोगों की, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उसकी एक लाइन है कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं है सब कुछ उसके हाथ में है। तो सब कुछ उसके हाथ में है। अब मैंने खुद, चूंकि मैं ज्योतिषी जानता हूं, मैंने खुद ये यूपीएससी, ये पीसीएस कॉम्बो है, पुखराज मोती मूंगा, ये सब पहना के भेजा जाता है घर से, जख बाबा अक्षत भभूत ये सब दे दिया जाता है, किताब तो रहता नहीं है, वो सब तो यहाँ खरीदते हैं हम लोग आके, वहाँ से यही दुआ आशीर्वाद पुखराज मूंगा मोती। कुछ लोग चाहते हैं कि एक दो अटेम्प्ट में हो जाए तो उनको पन्ना उन्ना पहना देता है, बुद्ध ठीक रहेगा बता के कोई ज्योतिष, ठीक है ना। उसके बाद जख बाबा को नारियल उरियल चढ़ा के, जो एक हिंदुस्तानी कस्बाई जीवन जो है, कि अब जो है इसको मैंने वहीं से बता दिया जाता है कि परीक्षा तो तुमको वही पास करवाएंगे हनुमान जी, तुमको बस अपीयर हो जाना है। ये जो हमको शुरू से बता दिया जाता है, और हम एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट के बाद खुद पर संदेह करने लगते हैं। और जब संदेह करते हैं तो ठिकरा कहां फोड़ते हैं? इन लकीर पर, भाग्य पर। और एक दूसरे दोस्त को बोलते हैं, अरे यार राजेश देख, टैलेंट तो तुम मेरा जानते ही हो, परसों भी कैसे जीएसटी पर देखे, उसको दिए, उसका धुआं उड़वा दिए एकदम। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बार हमको बोलने का मौका मिल जाता, उसके बाद देखते हैं कश्मीर समस्या में क्या है यार, हम तो लिखे, ये लोग पता नहीं सॉल्व क्यों नहीं कर पाता है। इतना प्रतिभाशाली लड़का बेचारा निराश होकर चाय दुकान पर क्या बोलता है, मेरे भाग्य में नहीं था। तो मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि अभागा जो है वो ईश्वर का वो भरोसेमंद व्यक्ति है जिस पर ईश्वर को भरोसा है। इसको कोई साजो सामान देके लोड देके मत भेजो, ये सब कुछ अपने पराक्रम से खुद हासिल कर लेगा। और जो भाग्यशाली है वो ईश्वर के लिए सहानुभूति का पात्र है, अभागा ईश्वर के लिए श्रद्धा का पात्र है। उसको जब देखते हैं ईश्वर तो कहते हैं ये मेरी वो कृति है जिसको मैंने बना के एक बार छोड़ दिया तो इसने कभी मुझसे फिर मेंटेनेंस नहीं मांगा, है ना, कि आप बना दिए हुजूर और हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, देखिए है ये डैमेज हो रहा है। नहीं, उनको भरोसा ये मेरा खांटी बना हुआ, ये ओरिजिनल तो मैंने यही बनाया, एक बार बना दिया है, सेल्फ दे के खोल दिया, आज तक वापस नहीं आया कि मेरा जो है बूस्ट किया गया और जो है कि मेरा इंजन में ये है दिक्कत है या मेरा रेडी वाटर गर्म हो जा रहा है। देखिए भगवान ईश्वर का वो भरोसेमंद व्यक्ति है। तो आप वो भरोसा कीजिए ईश्वर को, थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा करते हुए। पास्कल आप जब पढ़ते होंगे तो पास्कल का दाव एक बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पास्कल, उसमें पास्कल बोलता है कि ईश्वर है या नहीं है इस तर्क में मत पढ़ो, क्योंकि ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन ईश्वर है और तुमने उससे कुछ लेने में तुमसे छूट गया तो कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेहतर है ईश्वर है यही विश्वास कर लो। तो ईश्वर पर आस्था रखते हुए, अपने ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए। ये परीक्षा मेहनतियों की है, ये आप मानिए। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद जीवन के अनुभव का एक इतना बड़ा संचित भंडार भारद्वाज सर यहाँ पर हैं, और इसलिए भी अनुभव है क्योंकि उन्होंने जितने सेट्स खुद दिखाए हैं दुनिया को, तो उसके लिए तैयारियां होती हैं, उसके लिए एक जुनून होता है, उस जुनून से हम लोग भी बहुत कुछ अभी सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौटिल्य परिवार का। जय। हाँ, नहीं, मेरा तो मूल काम कविता वाला ही था, वो तो हम इसमें फंसे क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि आपको मोटिवेट कौन कर सकता है? आपको मोटिवेट वो करता है जो आपकी तरह दिखे, क्योंकि जैसे आप समझ जाएंगे कि तो शाहरुख खान है, आप हीरो बन सकिएगा कभी? रोज आईने देख के फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। आपको फिर मोटिवेट कौन करेगा? आपको मनोज वाजपेयी मोटिवेट करेगा।
क्योंकि जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुरती रटाता हुआ आपको दिखेगा तो आपको लगे ये मैं बन सकता हूँ यार, ये मैं बन सकता हूँ, ये मैं हो जाऊंगा, क्यों नहीं होऊंगा मैं। जब आपको पंकज त्रिपाठी दिखेंगे मसान में टिकट काटते हुए हाफी लेते हुए काउंटर पर, आपको लगे ये मैं बन सकता हूँ। तो मोटिवेटर हमेशा साधारण होना चाहिए, ये बात ख्याल होना चाहिए उस व्यक्ति को जो मंच पर है, उसको बड़ी जिम्मेदारी से सरल होना चाहिए, उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं सरल दिखूं, मैं असाधारण ना दिखूं, मैं इतना नहीं चमकूं कि आंखें चौंधी आ जाए सामने वाली की और वो जान ही ना पाए कि मुझे देखना क्या था। तो उसको चमक धीमी रखनी चाहिए, सरल होना चाहिए, क्योंकि जब बोलने वाला वक्ता होता है उसका ये ध्येय होता है कि वो गांठ खोले, गांठ डाले नहीं, उलझाए नहीं। उसकी वाक्पटुता किसी के लिए अगर उलझा हुआ धागा हो गया तो उसने तो आपको उलझा दिया, वो खोलना। तो एक गीत मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, आज स्थापना दिवस है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके पूरे परिवार के लिए एक गीत। कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि महानगरों में ऊंचे बैनर, ऊंची तैयारियों के भ्रम, मैं अक्सर ये बात मैं अपने पूरे वक्तव्य के दौरान बार बार इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम भी जब अपने गांव में थे तो हमें लगता था दिल्ली नहीं गए तो निजामुद्दीन से भेंट नहीं होगा, औलिया मिलेंगे नहीं, चित्रकूट नहीं गए तो बाबा तुलसी नहीं दिखेंगे। हमको यह नहीं पता था कि हम मानस में तुलसी को ढूंढ सकते हैं, ये हम नहीं जानते थे, है ना। तो हमें भी लगता था कि इसके लिए दिल्ली जाना होगा, इसलिए कहा कि आप यहीं से कहिए कि सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। और एक है कि माटी की गमक है जी, फीका है गुलाब, नशा धतूरे का है हम, फेल है शराब रे, फेल है शराब। पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। अंतिम बंद है और ये खास जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो विद्यार्थी, आपके लिए है कि निराश मत होइएगा, क्योंकि पिछले 2 साल ने आपकी तैयारियों को भी प्रभावित किया है। और आपको कभी कभार अगर ये लगे कि उम्र का रथ भागा जा रहा है तो आप यकीन मानिए कि सफलता जिस दिन जहां से मिलेगी आप वहीं से जवान हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, ये भरोसा रखिए। इस तैयारी में ये बहुत बड़ी समस्या होती है और जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे आप परेशान हो जाइएगा। कुंडली और डेट ऑफ बर्थ किनारे कीजिए, मेहनत को आगे रखिए। इसलिए भी कि हौसले की नैया अब दिए हैं उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना।